जब भी हम दुनिया में विश्वविद्यालयों के इतिहास के बारे में गूगल करते हैं तो सबसे पहला नाम बोलोग्ना विश्वविद्यालय का आता है, जिसकी स्थापना लगभग 100वीं ईस्वी में हुई थी और बाद में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का स्थान आया। लेकिन बोलोग्ना विश्वविद्यालय से लगभग 600 वर्ष पहले भारत में शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, जहां हजारों छात्र और 1500 शिक्षक रहते थे। एक विश्वविद्यालय जो प्रवेश के लिए ग्लोबल परीक्षा आयोजित करता था, जो बहुत कॉम्पिटिटिव हुआ करता था, जिसमें विद्वान जो विज्ञान, गणित, तर्क, ज्योतिष और खगोल विज्ञान पर शोध कर रहे थे, जिसकी अपनी खगोलीय वेधशाला थी, जिसमें 3 बहुमंजिला पुस्तकालय थे जहां हजारों पुस्तकों की मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई थी। आवास और शिक्षा मुफ्त थी और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में राजाओं द्वारा फंडेड किया जाता था। विश्वविद्यालय जिसकी महिमा ने ह्वेनत्सांग को चीन से 16,000 किलोमीटर दूर लिया। जैसा कि कहते हैं, कभी कभी सच्चाई कहानी से ज्यादा अजीब होती है। दुनिया के पहले अंतरराष्ट्रीय निवासी विश्वविद्यालय से लेकर दुनिया के पहले कार्बन नेट जीरो यूनिवर्सिटी तक, ये कहानी है नालंदा की। चाहे इसका गौरवशाली अतीत हो, चाहे इसका ब्रूटल डिस्ट्रक्शन हो, चाहे इसकी मिथोलॉजिकल रीडिस्कवरी हो या इसका हिस्टोरिकल रिजरेक्शन हो, सब कुछ खास है। तो वर्तमान समय में कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी के आसपास, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारियों के रूप में आई और यहाँ के प्रचुर संसाधनों को लूट रही थी। उन्होंने कई एशियाई और अफ्रीकी देशों पर कब्जा कर लिया था। याद रखें, यह वह समय था जब लंदन में ब्रिटिश समाचार पत्र बर्बर एशियाई, भारतीयों और अन्य देशों की कहानियों से भरे रहते थे, जिनकी ह्वेनत्सांग के अनुसार बौद्ध साहित्य में कहानी 483 ईस्वी में बुद्ध की मृत्यु से शुरू होती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन से जुड़े स्थान उनके अनुयायियों के लिए पवित्र हो गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस पवित्र स्थल से सारनाथ की यात्रा की थी, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त
भगवान बुद्ध के पहले शिष्य सारिपुत्र ने नालंदा में निर्वाण और ज्ञान प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप नालंदा एक पूजनीय स्थल बन गया और गुप्त राजाओं से समर्थन प्राप्त करते हुए वहां एक शिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। विभिन्न बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चाणक्य, गणितज्ञ भास्कर और आर्यभट्ट जैसे उल्लेखनीय शिक्षकों ने अलग अलग समय पर इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। हुएन त्सांग के अनुसार वह 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद घोड़े पर सवार होकर भारत पहुंचे। सीमा पार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए, जो उस समय प्रतिबंधित था, उन्हें चीनी सैनिकों के सामने भूखा विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। इस भूख हड़ताल के बाद एक सैनिक ने उन्हें भारत जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने भारत पहुंचने के लिए धूप, बारिश, डकैतों और रेगिस्तानों को सहन किया और 2 साल की कठिन यात्रा के बाद वह अंततः कश्मीर और कन्नौज के माध्यम से नालंदा के पवित्र द्वार पर पहुंचे। 7वीं शताब्दी में नालंदा एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक प्रवेश परीक्षा आयोजित करता था। इस परीक्षा के बाद नालंदा के द्वारपाल भी नालंदा के द्वार पर विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। यह लगभग 10 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जहां लगभग 10,000 छात्र और 1,500 शिक्षक रहा करते थे। आवास निःशुल्क था और इसका वित्त पोषण भारत, जावा, सुमात्रा और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के राजाओं द्वारा किया जाता था। इस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय की अपनी खगोलीय वेधशाला भी थी। वहां 3 बहुमंजिला पुस्तकालय थे, जिनमें हजारों पुस्तकें और पांडुलिपियां थीं। गुप्त युग को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यह वह समय है जब महान गुप्त राजा ने नालंदा को उसके गौरवशाली स्वरूप में बसाया था, और हर्ष के समय जब हुएन त्सांग ने भारत का दौरा किया था, तो यह अपनी महिमा के चरम पर था। एक स्थान जो भगवान बुद्ध के पवित्र चरणों पर बनाया गया था, जहां सारिपुत्र को ज्ञान प्राप्त। विश्वविद्यालय की महिमा ने जुआनजेंग को आकर्षित किया। हुएन त्सांग ने इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए 20 वर्ष समर्पित किए। इसके बाद वह 756 मूल पांडुलिपियों और हस्तलिखित प्रतियों को 20 घोड़ों पर चीन ले गए। कई उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरे शानदार 1000 वर्षों के बाद 12वीं शताब्दी में इसे एक अंधकारमय चरण का सामना करना पड़ा। इसमें 3 मुख्य पुस्तकालय थे, रत्न सागर, रत्न दधि और धर्मगांजा, जहां 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां सुरक्षित रूप से रखी गई थीं। वर्ष 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया। उन्होंने नालंदा के साथ साथ बिहार के 2 और विश्वविद्यालयों उदंतपुरी और विक्रमशिला को जला दिया। आग इतनी भीषण थी कि उन किताबों को जलाने में कई महीने लग गए। और आप जानते हैं कि इस घटना का एक गवाह था। उसका नाम मिन्हाज उस सिराज था, जो मध्यकालीन इतिहास का एक महान फारसी इतिहासकार था। अपने फारसी में अपनी किताब तबकात-ए-नासिरी में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा था कि कैसे इस सैकड़ों पुराने विश्वविद्यालय और लाखों पुस्तकों को जलने में 6 महीने लग गए। आक्रमण इतना क्रूर था कि यह भारत में बौद्ध धर्म के अंत का एक प्रमुख कारण बन गया। ऐसा माना जाता है कि इन किताबों को जलाने में 6 महीने लग गए। 6 महीने, क्योंकि उस समय कागजों का आविष्कार नहीं हुआ था और पांडुलिपियां तांबे की प्लेटों के भीतर बर्च पेपर में लिखी जाती थीं। इसलिए उन्हें जलने में 6 महीने लग गए। नालंदा के जलने से इसके 3 पुस्तकालयों में संग्रहित ज्ञान का खजाना नष्ट हो गया, जो 483 ईस्वी से 1143 ईस्वी तक लाखों शिक्षकों और छात्रों द्वारा संचित किया गया था। आक्रमण इतना क्रूर था कि यह भी लोगों की यादों से ओझल हो गया। नालंदा के विनाश से न केवल भारत को हानि हुई, बल्कि मानवता को भी ठेस पहुंची। कई पांडुलिपियां अभी भी अपने मूल स्वरूप में थीं और हमेशा के लिए खो गए, फिर कभी नहीं मिले। इस भीषण विनाश के बाद
कुछ भी नहीं बचा। इस शानदार विश्वविद्यालय के अवशेष अंततः जमीन के नीचे दब गए। 600 वर्षों के विनाश के बाद एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस गौरवशाली अतीत की एक खंडहर वास्तुकला की खोज की, लेकिन यह बताने वाला कोई नहीं था कि एक बार यहां एक महान विश्वविद्यालय था। सर फ्रांसिस बुकानन ने नालंदा के पतन के लगभग 6 शताब्दियों के बाद इस स्थल की प्रारंभिक खोज और रिपोर्ट बनाई। क्षेत्र के निवासियों ने बौद्ध और हिंदू खंडहरों और छवियों को इंगित करके फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन को आकर्षित किया, लेकिन गंदगी और मलबे के ढेर को उन्होंने नालंदा से नहीं जोड़ा। 1863 अवशेषों को सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ऐतिहासिक नालंदा एक शून्य जिसे फिर से भरना में सदियां लग जाएंगी।